very first question is what is services? What is services? What is services? First question लिखते जाइए सब लोग. What is services? Second question. What is the meaning of service marketing? Second question. What is the meaning of service marketing? Third question. Classify services. Classify services. या classification of services. Third question. मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज सर्विसेज. सेकंड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस मार्केटिंग. थर्ड क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज. फोर्थ क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स. डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स. डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स. Fourth question, fifth question, reason for growth of services. Reason for growth of services. Reason for growth of services. ठीक है. Next one is role of services in the economy. Role of services in the economy. कितने क्वेश्चन हुए? 6 हुआ ना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज. तो मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज में ना ये सारे अलग अलग, यानी कि प्रोडक्ट है उसको डिटेल में पढ़ना है. प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली, प्रोडक्ट को एकदम डिटेल में पढ़ना है. प्राइस में दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्राइस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस में. फर्स्ट वन इज कि आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइसिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइसिंग. द फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द प्राइसिंग ऑफ एनी कंपनी. कोई भी कंपनी का कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट कर सकते हैं उसके प्राइस को. ठीक है. So factors affecting the price of the products or services या फिर products. And the second one is, एक मिनट. So next question is like product जो है वो product को पढ़ लेना. इसमें total product concept क्या है होता है. ठीक है. total product concept क्या है, product life cycle क्या है. ठीक है. तो प्रोडक्ट को पूरा डिटेल में पढ़ लेना. उसमें जो टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो पढ़ लेना. ठीक है. उसके अलावा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस प्रोडक्ट ये भी पढ़ लेना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस प्रोडक्ट. सर्विस प्रोडक्ट क्या है वो भी पढ़ लेना. आ गई बात समझ में. तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है. टीपीसी, पीएलसी एंड टोटल, ये टीपीसी, पीएलसी एंड सर्विस प्रोडक्ट. ठीक है. उसके बाद प्रोडक्ट के बाद पढ़ना है आपको प्राइस. तो प्राइस में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट इज प्राइस क्या है, कौन से फैक्टर्स प्राइस को इफेक्ट करते हैं और कितने सारे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं, यानी कितनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हैं. ठीक है. सो इनके बारे में पढ़ लेना. प्राइस में फैक्टर्स और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. ठीक है. उसके अलावा आपका है प्लेस. तो प्लेस को में तो ज्यादा मैंने करवाया भी नहीं था आई गेस. तो प्लेस को देख लेना एक बार. मैम यहीं से बताना स्टार्ट किए हैं क्या? तो प्लेस जो है उसमें क्या क्या होगा सबको क्लियर हो गया. प्लेस में क्या क्या चीजें आएंगी. प्लेस में आपका जो भी मैंने करवाया है थोड़ा बहुत प्लेस को बस याद रखना. प्रमोशन में कम्युनिकेशन मिक्स क्या है. ठीक है. कम्युनिकेशन मिक्स क्या है और एडवर्टीजमेंट वगैरह जो टूल्स ऑफ प्रमोशन है वो याद रखना. टूल्स फॉर जो प्रमोशन यूज होता है उसको याद रखना. ठीक है. प्रमोशन में टूल्स फॉर प्रमोशन, टूल्स वगैरह जो प्रमोशन के हैं वो याद रखना. एडवांटेज डिसएडवांटेज तो अपने से भी बना के आप लोग लिख सकते हो. बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. प्लेस, प्राइस और जितने बाकी पीपल हैं, पीपल को जितना भी मैंने कराया वो उसका वो काफी है. उसके बाद फिर आपका प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो था वो थोड़ा याद रख लेना.
और लास्ट में फिजिकल एविडेंस। तो कौन कौन से फिजिकल एविडेंस होते हैं वो याद, आगे बस समझ में। तो ये 7 P's जो है ना, ये थोड़ा अच्छे से देखते हैं, 7 P's, ठीक है। उसके अलावा कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज कंज्यूमर परसेप्शन, व्हाट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज कंज्यूमर परसेप्शन, व्हाट इज कंज्यूमर नीड, what is customer expectation, customer needs and customer perception। ये 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं, याद होगा आप लोगों को मैंने 2 तरीके के फैक्टर्स कराए थे, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, याद है सबको। तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज बेसिकली जोन ऑफ टॉलरेंस, व्हाट इज जोन ऑफ टॉलरेंस, जोन ऑफ टॉलरेंस क्या है, कस्टमर एक्सपेक्टेशन का पार्ट है ना, याद है ना तुम लोगों को, कस्टमर एक्सपेक्टेशन का पार्ट है, दैट इज बिटवीन द डिजायर्ड आपका एक्सपेक्टेशन, डिजायर्ड रिजल्ट, और नीचे था एक्सपेक्टेड, है ना, एक्सपेक्टेड एंड डिजायर्ड के बिटवीन जॉट, जोन ऑफ टॉलरेंस। तो व्हाट इज ZOT, जोन ऑफ टॉलरेंस, याद रखना। उसके बाद कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन सर्विसेज, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन सर्विसेज, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन सर्विसेज। क्लियर हो गया। उसके बाद ये हो गए, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, ओके। और एक और क्वेश्चन लिख लो, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, एक कंज्यूमर बाइंग ये कंज्यूमर बाइंग BCDH, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, जिसमें मैंने BCDH याद है तुम लोगों को करवाया था, BCDH याद है कुछ, वैरायटी सीकिंग, डिसोनेंस रिड्यूसिंग, हैबिचुअल, कॉम्प्लेक्स। तो ये 4 टाइप के जो बेसिकली कंज्यूमर के बिहेवियर होते हैं परचेज करने के लिए, डिसीजन कंज्यूमर बिहेवियर, जो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, ये वही है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद लिखिए व्हाट इज सर्व क्वेल, क्वेश्चन व्हाट इज सर्व क्वेल, मैम नीड बेस्ड ये सब मैंने लॉयल क्या बोल रहे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PLs, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये सारा प्रोडक्ट का पार्ट है, सर्विस प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सर्व क्वेल, सर्व क्वेल क्या है, सर्व क्वेल, सर्व क्वेल SERVQUAL, सर्व क्वेल, व्हाट इज सर्व क्वेल, व्हाट इज सर्व क्वेल, और हाँ व्हाट इज सर्व क्वेल, व्हाट इज सर्व क्वेल, सर्व क्वेल, what are the various gaps model, what are the various gaps model, what are the various gaps model, what is circle, what are the various gaps model। next question लिखिए how we can measure service quality, how we can measure service quality, कैसे measure होता है service quality, how we can measure service quality by using RATR, which is that tool is given by Jethimal and Pershuraman in 1985, right? So how we can measure the service quality, ये भी लिख लीजिए, how we can measure the service quality by using the tool RATR, ठीक है। Next question, what are the various characteristics of services, what are the various characteristic of services, characteristic and nature of services, दोनों लिख लीजिए, what are the various characteristics and nature of services, characteristics and nature of services, okay। how many questions, कितने question हुए, 18 questions, right, ठीक है। now the next one is
how we can develop the new product, like new service development. New service development. What is new service development? New service development. New service development. Okay, what is the meaning of relationship marketing? What is the meaning of relationship marketing? What is the meaning of relationship marketing? Relationship marketing क्या होता है? That is basically using for making the relation between the company and the customers. We are using that. And why it is utilized? क्यों relationship marketing पे nowadays the company are basically focusing? Why they are showing concern toward this? Because there are so many competitors are present in the market, and for showing your company distinct, अलग दिखाने के लिए, and for basically retaining the customer for the long time, nowadays the companies are using the relationship marketing via using so many software such as the CRM, the customer relationship CRM, customer relationship management. कुछ सॉफ्टवेयर इसके लिए आते हैं, that is basically for getting feedback, for complaining, as well as for basically if we are introducing new product, how we are going to inform them, direct mail. So all these ways are basically for making the relationship marketing. क्लियर हो गया ना? तो ये जो सारे तरीके हैं, ये जो चीजें हैं, यू हैव टू elaborate it in the relationship marketing. कभी भी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the meaning of service failure? What is the meaning of service failure? What is the meaning of service failure? What kind of, next question is, how customers respond towards service failure? What is the meaning of service failure and how customer respond for service failure? यानी service fail अगर होता है, यानी service fail कब होगा? When the whatever the customer is expected, they are not able to get that, right? And in that case, the service quality, in short, that is deteriorated. वो already खराब हो चुका है आपकी कंपनी का, and if you are providing the service, that is not able to fulfill the customer need, and finally the customer are not satisfied. And in the case of the service failure, and it can be happen when the company promised something else and they are providing something else, that is also the part of the service failure. How the customers are going to respond for it? Some customers can take the legal actions, some customer only complain to the company, and the third one who is not going to complain anywhere, but they will switch the brand, they will take service from the another brand next time, but they are not going to trust on you again. So in short, they are going to respond to the कस्टमर जो है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे सर्विस फेलियर पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस रिकवरी सिस्टम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस रिकवरी सिस्टम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस रिकवरी सिस्टम? सर्विस रिकवरी सिस्टम क्या है? कैसे हो सकता है सर्विस रिकवरी? कैसे हम कर सकते हैं? लाइक क्विक एक्शन लेकर के, अपने मिस्टेक्स को सुधार करके, कंपनसेट करके, ठीक है, और उनको एश्योर करके कि नेक्स्ट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, राइट? तो सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स भी एक था, याद होगा आप लोगों को, सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स भी था, याद है? सो सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स भी लिख लीजिए. व्हाट इज सर्विस रिकवरी सिस्टम एंड सर्विस पैराडॉक्स? सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिमांड? हाउ वी कैन मैनेज डिमांड एंड कैपेसिटी? हाउ वी कैन मैनेज डिमांड एंड कैपेसिटी? हाउ वी कैन मैनेज डिमांड एंड कैपेसिटी? हाउ वी कैन मैनेज डिमांड एंड कैपेसिटी इन सर्विसेज? तो डिमांड को कैसे हम बेसिकली मैनेज कर सकते हैं, कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट कैसे कर सकते हैं कैपेसिटी को डिमांड के साथ, तो वो भी हमें करना है. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू राइट दैट हाउ वी कैन मैनेज डिमांड एंड कैपेसिटी इन सर्विसेज. यस सूरज. नेक्स्ट क्वेश्चन. कितने क्वेश्चन हुए हैं?
How many questions? Next question. 25 ma'am. Okay. Next question. Waiting line strategies. Waiting line strategies क्या होते हैं? वो waiting line strategy क्या होते हैं and how we can manage waiting line. ठीक है, waiting line क्या होता है basically? What is waiting line? And second is how we can manage the waiting line. Yeah, we can say how we can use the waiting line strategy for reduce the waiting time in waiting line. ठीक है, तो वो लिखना है. सर्विस मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, रोल क्या है सर्विसेज का, आई गेस वो तो सबको ही पता होगा. यस तोशी, वो वेटिंग लाइन वाला दूसरा पार्ट एक बार रिपीट कर दो. क्या है, व्हाट इज द वेटिंग लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटिंग लाइन एंड हाउ वी कैन यूज द वेटिंग लाइन स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम. वेटिंग लाइन जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों का, इसको कैसे हम स्ट्रैटेजिकली रिड्यूस कर सकते हैं. वेट करना किसी को भी पसंद नहीं है, but unfortunately we have to wait in some sector because of that service is only provided in that sector. जैसे कि गवर्नमेंट के हो, अब आधार कार्ड बनवाना है, ठीक है, so we have options that we can move toward the different offices, क्योंकि आधार कार्ड के बहुत सारे offices हैं, but still we don't have another option for that, right? So in short, so how we can reduce the waiting line, कैसे टाइम को, लाइन को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं वो, ठीक है. फिर मुझे लगता है कि आप लोग को प्राइसिंग वगैरह को तो पता ही है, स्कीमिंग प्राइसिंग, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, ये सब तो पता ही है ना. उसके अलावा व्हाट इज द कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइसिंग का, ये भी लिख लीजिए. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग. ठीक है, कितने क्वेश्चंस लो मैम? 26. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन लिखो. ठीक है, एक मिनट थोड़ा समझ. तो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, लिख लो. व्हाट आर द, पहले तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखो. अच्छा, तुम लोग को सर्विस ट्रायंगल वगैरह लिखवा दिया ना मैंने सब कुछ? सर्विस ट्रायंगल वगैरह लिख लिया है ना? टाइप्स ऑफ सर्विस ट्रायंगल में कौन कौन से लेवल्स हैं, कौन कौन से मार्केटिंग है, वो सारे लिख लेना, ठीक है. उसके अलावा कंपोनेंट क्या क्या है सर्विसेज के, वो लिख लेना, ठीक है. व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज. इसके अलावा factors influencing the customer behavior लिखो. factors influencing the customer behavior. What are the various factors affecting the customer behavior? What is service triangle? What are the components of services? Components क्या क्या है services का? What are the level of services? What are the various level of services? ठीक है, कितना 30 क्वेश्चन हुआ कि नहीं? हो गया 30 क्वेश्चंस. एवरीवन, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सब अलग अलग टॉपिक है बट एक ही का टॉपिक है प्रोडक्ट का, ठीक है. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या सर्विस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है ये देख लो, टोटल प्रोडक्ट कंसेप्ट देख लो. उसके बाद फिर आपके प्राइसिंग में स्ट्रैटेजीज को अलग कर दो प्राइस से, और उसके फैक्टर्स को अलग कर दो, ऑब्जेक्टिव्स को अलग कर दो प्राइस में. फिर आपके प्रमोशन में भी आपके सारे प्रमोशनल टूल्स हैं, उनको अलग अलग कर लो. तो लगभग मिला जुला के इट्स अराउंड 40-45 क्वेश्चंस हो जाएंगे. समझ रहे हो ना, ये टॉपिक इतना काफी है. यस तोशी, सर्विस का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. 3 सेक्टर होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल एंड सर्विस. तो उसका कितना है और ये कब से इंक्रीज हुआ है? लाइक जैसे 1992 91 में आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 92 में आया एलपीजी. एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. उसके बाद बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ इंडिया. तो उसका थोड़ा सा रोल लिख सकते हो आप लोग. और अगर आपको टॉपिक में दिक्कत है तो आई विल सेंड द नोट्स ऑफ दैट एंड वील एक्सप्लेन, आई एक्सप्लेन इट. मैनेजिंग डिमांड एंड कैपेसिटी क्या है? एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. सब लोग कैमरा टर्न ऑन कीजिए. एवरीवन,
So basically, what is the managing, what is the demand? Like demand is something like कि consumer आपके प्रोडक्ट को कितना बिलिंग कर रहा है खरीदने के लिए, कितना ज्यादा प्रोडक्ट को सर्विस को लेना चाह रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से आपकी कितनी कैपेसिटी है। जैसे एग्जांपल में अगर if someone is visiting the hospital and the sitting capacity is only for 20% and there is around 50%, then what will happen with the 30%, right? So here, how we are going to manage the demand with the capacity? This is the question. So for basically adjusting the capacity, अब जैसे हमें पता है कि हमारे पास इतना ज्यादा resources available नहीं है, हमारी इतनी capacity नहीं है, तो हम कैसे demand को adjust करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? Schedule downtime during the period of low demand. इसका मतलब ये है कि जब आपकी capacity जो है पीक पीरियड में बहुत ज्यादा हाई है, पीक पीरियड मतलब कि जहां पर आपका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिमांड है, जैसे अभी कोविड था, तो कोविड के टाइम पे क्या सिचुएशन था, आपके हॉस्पिटल्स का डिमांड एकदम पीक पे था, राइट, और उतनी कैपेसिटी नहीं थी हॉस्पिटल की कि सबको वो बेड प्रोवाइड करे। सो यहाँ पर ये पीक टाइम होता है जहां पर एक्सट्रीम आपका भीड़ होता है, या फिर आप नॉर्मली देखिएगा कि कुछ ऐसी टाइमिंग होती है, जैसे शाम के टाइम पे कंपैरेटिवली नॉर्मल टाइम से ज्यादा भीड़ होती है ना। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टू इंश्योर दैट 100% कैपेसिटी इज अवेलेबल फॉर पीक पीरियड, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन शेड्यूल कर सकते हैं हम डाउन टाइम, यानी कि लो डिमांड के टाइम पे हम डाउन टाइम, जैसे कि हम स्लॉट बांट देंगे कि भाई एक हम रिशेड्यूल कर देंगे, अपॉइंटमेंट दे देंगे उन लोगों को जो उस टाइम पे जब भीड़ नहीं होती है, जैसे मान लीजिए 9 to 10 मॉर्निंग का टाइम दे दिया, 11 to 12 मॉर्निंग का टाइम दे दिया, तो इस तरीके से हम स्लॉटिंग कर सकते हैं कि पीक टाइम पे ही एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग सर्विस लेने ना आ जाए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द स्लॉट सिस्टम, वी कैन रिशेड्यूल द बेसिकली रिशेड्यूल द अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो भी है वो पीक टाइम को छोड़ करके हम बाकी टाइम पे रिशेड्यूल कर सकते हैं जिस टाइम पे भीड़ ना होती, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि शाम के टाइम पे कभी भी आप नोटिस करना कि शाम के टाइम पे मेजॉरिटी भीड़ कहीं पर भी ज्यादा होती है, तो ऐसे सिचुएशन में एक ही समय पे 100 लोग आ जाएं और पूरे बाकी दिन पूरा का पूरा वो हॉस्पिटल खाली रहे, तो इससे बेहतर है कि हम स्लॉट बना दें, है ना। तो यही चीज यहाँ पर मतलब शेड्यूल कर सकते हैं हम लोग उस टाइम पे जब डिमांड वैसे टाइम पे जब डिमांड उस समय लो होता है, जैसे सुबह के टाइम पे लो डिमांड है, ठीक है, और शाम के टाइम पे पीक डिमांड है, तो शाम के लोगों को ट्रांसफर कर देंगे, सुबह का टाइम दे देंगे, स्लॉट दे देंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? तो पहला तो ये हुआ। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेन एम्प्लॉइज। क्रॉस ट्रेन एम्प्लॉइज का मतलब ये होता है कि जैसे हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग आपके एम्प्लॉइज हैं, हर एक सेक्टर जैसे एचआर के लिए अलग होते हैं डिपार्टमेंट्स, फिर स्टोर, अगर एक नॉर्मल स्टोर ले ले, रिटेल स्टोर ले ले, तो उसमें अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे मेंस वियर के लिए अलग पर्सन है, विमेन के लिए यहाँ अलग है, चिल्ड्रन के लिए या इन्फेंट के लिए अलग है, ठीक है, फिर एसेसरीज के लिए अलग लोग हैं। सो ऐसे सिचुएशन में जब बहुत ज्यादा पीक या हाई टाइम रहेगा, और मान लो कि एग्जांपल में यहाँ पर 4 आपका सेक्टर है, किसी रिटेल स्टोर में 4 सेक्टर है, और इस वाले सेक्टर में बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, और इस वाले सेक्टर में है ही नहीं कोई, इस वाले में भी बहुत भीड़ और इसमें नहीं है, तो ऐसे केस में जो यहाँ के एम्प्लॉइज हैं, यानी जहां पर भीड़ नहीं है, वहां के एम्प्लॉइज को हम यहाँ मैनेज करने के लिए, यानी कि यहाँ पर भी उनको हम मैनेज करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है क्योंकि अपने डिपार्टमेंट में स्किल्ड है, तो ऐसे केस में ये यहाँ का डिपार्टमेंट कैसे संभालेगा? सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पर्सन यानी एम्प्लॉइज को मल्टी टैलेंटेड बनाने के लिए वी कैन गिव देम ट्रेनिंग फॉर एवरी डिपार्टमेंट। समझ में आई बात? अगर आप अपने एम्प्लॉइज को क्रॉस ट्रेनिंग दोगे तो वो सारे भी परफॉर्मेंस, वो सारे भी टास्क कर सकते हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, क्लियर है। और वो ऐसे टाइम पे बॉटलनेक सिचुएशन इज समथिंग दैट इज नोन एज पीक टाइम, बहुत भीड़ भाड़ वाले टाइम पे वो क्या करेंगे, वो आपके जो सर्विस कैपेसिटी मतलब क्या, जैसे बिलिंग काउंटर में बहुत बार होता है, बिलिंग काउंटर आप लोगों ने सुना होगा कि बिलिंग काउंटर देखा भी होगा, आई मीन से बिलिंग काउंटर में देखते हो कितना ज्यादा भीड़ होता है, 2 पर्सन है बिलिंग कर रहा है, लाइन बहुत लंबी हो गई, बहुत सारे लोग आ गए, भीड़ हो गया। अब ऐसे केस में अगर किसी को बिलिंग का नॉलेज नहीं है तो वो कैसे बिल काटेगा, है ना, बिल कैसे देगा?
तो आप अगर उनको ट्रेनिंग दे दोगे तो वो अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर आके बिलिंग कर सकता है और बाकी जो भीड़ है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी उस समय के डिमांड को मैनेज करने के लिए हम एम्प्लॉइज के थ्रू कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आई बात समझ में एवरीवन? क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट तो हो गया कि हम पहले ऐसे टाइम पे शेड्यूल कर दें जिस टाइम पे ज्यादा भीड़ नहीं होती है और भीड़ वाले टाइम पे या पीक टाइम पे लोगों को उस समय शिफ्ट करें, शेड्यूल कर दे, अपॉइंटमेंट दे दे, टाइम स्लॉट दे दे, ठीक है। दूसरा कि एम्प्लॉइज को क्रॉस ट्रेनिंग दे दे ताकि वो मैनेज कर सके भीड़ के टाइम पे, रश के टाइम पे वो भी आकर के दूसरे डिपार्टमेंट में जहां पर भीड़ है, जहां पर रश है, वहां पर वो मैनेज करे। तीसरा है, आपको अगर लगता है कि आपके एम्प्लॉइज काफी नहीं है आपके उस रिटेल स्टोर को संभालने के लिए, एग्जाम्पल में, तो आप कुछ पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को भी रख सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे पटना में दशहरे के टाइम पे कपड़े की दुकान में बहुत ज्यादा रश होता है क्योंकि एवरीवन इज डूइंग शॉपिंग बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल, राइट? सो इन शॉर्ट दे नोज कि ऐसा होने वाला है कि भाई इस फेस्टिवल में काफी भीड़ होने का होगा, तो वो कुछ पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को रख लेंगे उस समय की भीड़ को मैनेज करने के लिए, उस टाइम के सर्विस के लिए, ठीक है। सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो जानता है। अब ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है आपका, मतलब अकाउंटिंग पीरियड तो हमेशा वही आपका मार्च में खत्म होता है, अप्रैल से नया फिर फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार ऑडिटिंग, अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, बहुत जल्दी जल्दी क्लोज करना होता है अकाउंट हमें लास्ट ईयर का। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं कुछ एम्प्लॉइज को, एडिशनल एम्प्लॉइज को, क्योंकि ये पीक मंथ है या पीक टाइम है तो उसके लिए। क्लियर हो गया ना? तो कुछ एडिशनल और पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को टेम्पररी बेसिस पे वी कैन डू द हायरिंग प्रोसेस एज वेल। अब जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एडिशनल होटल एम्प्लॉइज को बेसिकली इसलिए हायर कर लेते हैं क्योंकि पता है कि अभी आपका वेकेशन स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आएंगे, तो ऐसे केस में वी कैन हायर द एडिशनल होटल एम्प्लॉइज। दिस इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज invite customer for perform self service. Like nowadays we all know that for any retail store outlet में जाने के लिए we have to do the self service वाला concept. Like if we want to purchase the particular thing, we just need to pick up and we just need to put it in our cart, and then after that we are going to do billing as well. ठीक है, मतलब we are going for billing. Billing will done by the people, done by the employees, but for getting the products we have to use our own hand, खुद से चूज करिए रखिए, है ना? सो सेल्फ सर्विस के कंसेप्ट को लाना भी बहुत जरूरी है फॉर मैनेजिंग द डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर 100 ऑफ पीपल दे विजिटेड बिग बाजार, एक ही बार में चले गए, मान लीजिए 100 लोग चले गए और सब लोगों को सामान देना है, ठीक है, और वहां पर 10 एम्प्लॉइज हैं, 100 लोगों को 10 एम्प्लॉइज कैसे मैनेज करेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। एक सामान देना, बल्कि छोटे मोटे स्टोर वाले ये करते हैं क्योंकि वहां पर इस तरीके का रश नहीं होता है, लेकिन बड़े स्टोर में, ऑर्गेनाइज स्टोर में ये बहुत ज्यादा है कि एक साथ बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। अब ऐसे कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, हमें लेकर आना है अपना क्या, कस्टमर को बोलिए सेल्फ सर्विस, खुद सर्विस ले, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉइज लिमिटेड है और कैपेसिटी बहुत ज्यादा मतलब नहीं है कंपनी का एम्प्लॉइज के मामले में, और बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अब आजकल तो सेल्फ सर्विस के लिए आपका कियोस्क वगैरह भी आ गया है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक आपका बड़ा बड़ा ऐसे कियोस्क होता है, आप उसमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें पैसा डालने के बाद वो आ जाता है, ये भी होता है। बाकी आप खुद से क्या कर सकते हो, ले लो प्रोडक्ट को और अपने कार्ट में डाल के बिलिंग करा लो। और एयरलाइंस टिकट वगैरह में भी तो आजकल हो गया ना, चेक इन के टाइम पे आपको ऑटोमेटेड वहां पर स्क्रीन वगैरह रहता है, ठीक है, तो आपको बोर्डिंग पास वगैरह वहां से इजीली मिल जाता है। तो इन शॉर्ट वी डोंट नीड पीपल फॉर दैट थिंग, फॉर गेटिंग दैट सर्विस। सो व्हाट वी कैन डू वन थिंग, दैट वी कैन डू इट बाय, अपने खुद से कर सकते हैं हम, सर्विस खुद से ले सकते हैं, ठीक है। सो इनवाइट कस्टमर फॉर परफॉर्मिंग द सेल्फ सर्विस। Next one is ask customer to share. If the capacity is limited and so many customers are there, so in that case we can divide the resources between the people and we can ask the customer for sharing. Like जैसे कि मान लीजिए एक कैब है, ठीक है, कैब सर्विस है और 4 लोगों को जाना है and 4 seats are available, but that is एक ही पर्सन उसमें बैठा हुआ है, तो वहां की जो बाकी की जो 3 सीट है, यानी जो कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी 5 लोगों का बैठने का है कार में, ठीक है, और उसको यूज कर रहा है यानी एक पर्सन,
तो हम कह सकते हैं कि एक पर्सन को कि भाई आप क्या कीजिए, बाकी लोगों को भी बोलिए कि मतलब वो बैठ सकते हैं, यानी 3 पैसेंजर को हम बैठा सकते हैं इस एक पर्सन वाले कार में। मतलब ओला वगैरह ने यही शुरू भी किया था, ओला एंड उबर दे स्टार्टेड डूइंग पुलिंग कैब चलाना शुरू किया था उन्होंने। आई थिंक वो चला था कुछ साल भी। जब आपकी कैपेसिटी को स्ट्रेच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आस्क द कस्टमर टू शेयर अ यूनिट ऑफ कैपेसिटी को हम शेयर करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे बिजी एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन में टैक्सी वगैरह बहुत इनसफिशिएंट होता है, जैसे मान लो 20 टैक्सी खड़ी है और एकदम 400 लोग निकल के जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप हर एक कोई को टैक्सी तो मिल नहीं पाएगा ना। तो एक पर्सन एक टैक्सी को यूज करने की जगह एक पर्सन अगर 4 लोग मतलब 4 पर्सन एक ही टैक्सी को यूज करता है, तो ऐसे केस में आपका जो कैपेसिटी दैट इज प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड, राइट। सो वी कैन आस्क द कस्टमर फॉर शेयर इफ देयर इज अ लैक ऑफ कैपेसिटी एज कंपैरिजन टू डिमांड। क्लियर हो गई बात, आ रही है बात समझ में? तो ये सारे के सारे जो है तरीके हैं आपके किस चीज के, डिमांड को मैनेज करने के लिए कैपेसिटी के साथ। मतलब कैपेसिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एक तो एम्प्लॉइज के मामले में हम हायर कर सकते हैं, एम्प्लॉइज को क्रॉस ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन मैनेज द डिमांड ड्यूरिंग द पीक डेज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया एवरीवन? यस मैम। सबको समझ आया? Variations in demand relative to capacity, always learn this topic। इसमें क्या है बेसिकली कि जब डिमांड जो है एक्सेस डिमांड होगा तो हम कैपेसिटी को किस हिसाब से, मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जब डिमांड एक्सीड हो जाएगा ऑप्टिमम कैपेसिटी से, तब उसको कैसे मैनेज करेंगे। जब डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बैलेंस होगा, यानी जितना डिमांड उतना कैपेसिटी, तो फिर और एक्सेस कैपेसिटी हो जाएगा, तो उस केस में हम कैसे मैनेज करेंगे इसको। ओके, सो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस देख लीजिए एक बार, ठीक है। when customers decide to buy a service to meet an unfilled या unfulfilled need, they किस तरीके से वो बेसिकली क्या प्रोसेस होता है वो देख लीजिए। सो यहाँ पर 3 प्रोसेस, इसमें सिर्फ 3 स्टेज है, प्री परचेज है, सर्विस एनकाउंटर है एंड पोस्ट परचेज है। 3 स्टेजेस आर देयर इन द कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ओके, सो प्री परचेज स्टेज का मतलब है यहाँ पर कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर्स इज गोइंग टू आइडेंटिफाई करेगा अल्टरनेटिव्स को, बेनिफिट्स देखेगा, रिस्क देखेगा कि सर्विस के साथ कितना रिस्क अटैच्ड है, एंड फाइनली फिर प्रोडक्ट को परचेज करेगा। So in the first stage, the consumer is going to identifying the risk and they are going to see the alternative present for that. So यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करेगा कौन, आपके जो कंज्यूमर है वो। इंडिविजुअल्स और उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इन द केस, या फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर्स को कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट को खरीदे। एंड साथ साथ में एक और चीज दैट इज कस्टमर नीड। सो कस्टमर नीड and it's their expectation is something which is influencing or which is affecting the mind of customer during purchasing the product or service या during purchasing the product, ठीक है। और एक चीज और भी कि what kind of service you are using that also matters behind the behavior। मतलब बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है कंज्यूमर का, वो आपके सर्विस जो है ना, किस टाइप की आप सर्विस ले रहे हैं उस पर भी मैटर करता है। लाइक अगर कोई पर्सन कॉलेज में किसी को एडमिशन लेना है तो दे विल गोइंग टू इवैल्यूएट अ लॉट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट देयर करियर, राइट। और दैट इज अ लॉन्ग टाइम सर्विस, यानी आप एक बार अगर किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो 3 इयर्स तक आपको वहीं रहना है, सो द मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद दैट। सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट service a lot, you are going to gather information a lot, as well as you are going to basically check everything properly। मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है तो आप हर चीज को प्रॉपर्ली चेक करोगे जब एडमिशन वगैरह कुछ भी लेना है इन दैट केस। तो यहाँ पर वही चीज को मैंने येलो से किया है, देखिए। बट व्हेन मोर इज एट स्टेक और सर्विस इज अबाउट टू बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, 2 चीजें कि जब आप कोई चीज को पहली बार ले रहे हो, कोई भी सर्विस को पहली बार लेना, याद रखिएगा प्री परचेज में,
किसी चीज को फर्स्ट टाइम अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो ये, या फिर वैसा सर्विस ले रहे हो यानी कोई लेंदी सर्विस को अगर आप ले रहे हो, ये लेंदी सर्विस या फर्स्ट टाइम सर्विस अगर आप लोगे तो उस समय आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। फर्स्ट टाइम सर्विस में आपके अंदर हेजिटेशन होगा, आपके अंदर डर होगा लेकर सर्विस को कि पता नहीं कैसा है। सेकेंड, लेंदी सर्विस जहां पर आपका लॉन्ग टाइम कमिटमेंट है सर्विस के साथ, जैसे कि आपका कॉलेज में एडमिशन, ठीक है। तो इन दैट केस ऑब्वियसली यू विल इवैल्यूएट द सर्विस अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया। अब यहाँ पर एक चीज लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है कि हम इंटेंसिव बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे जब हम किसी कॉलेज में अप्लाई करेंगे या फिर कॉलेज में पढ़ने के लिए देखेंगे, कंपैरेटिवली टू बाइंग अ पिज्जा और अ हैमबर्गर। यानी अगर हमें कहीं से मार्केट से कोई पिज्जा खरीदना है, हैमबर्गर खरीदना है, सो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू डू द इंटेंसिव सर्च। हम इंटेंसिव सर्च यानी बहुत ज्यादा सर्च नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा इवैल्यूएट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हमें कॉलेज में या लॉन्ग टर्म लेंदी सर्विस लेने का आएगा बारी, वैसे ही हम बहुत ज्यादा इंटेंसिव इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे। So in the first stage, pre-purchase stage is something where we are going to identify the alternatives, where we are going to gather the information, where our decision making process का ये पहला स्टेप है जहां पर हम देखेंगे कि हम सर्विस कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। पहली बार अगर किसी ने ऑनलाइन प्रोडक्ट भी मंगवाया होगा तो थोड़ा सा डर लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो पैसा डूब जाए, ट्रू और नॉट। लेकिन अभी क्योंकि अभी आप हैबिचुअल हो और पता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सो वी आर कॉन्फिडेंट इनफ। बट यही चीज फर्स्ट टाइम सर्विस लेने में नहीं होता है ना। और नेक्स्ट इज कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में रिस्क इन्वॉल्व का सबसे ज्यादा हम देखेंगे, रिस्क इन्वॉल्व है तो इसमें कितने टाइप के रिस्क होते हैं वो भी हम देखेंगे। खैर उससे पहले ये देख लीजिए कि प्री परचेज स्टेज में यहाँ पर आपका नीड क्या है। जैसे पढ़ना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये आपका नीड है और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन सर्च करोगे कि भाई कैसा कॉलेज चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका, कौन सा कोर्स है। बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई हम ऐसे कोर्स में एडमिशन लेंगे जिसमें हमको जॉब मिले, तो यहाँ पर हम नीड्स को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे सॉल्यूशन को, यानी टाइप्स ऑफ कॉलेजेस देखेंगे। उसके अलावा अल्टरनेटिव्स को भी इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि जैसे अगर मान लो कॉलेज है तो 10 कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस को हम क्या करेंगे, सारे 10 कॉलेजेस को हम इवैल्यूएट करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स इज गोइंग टू डन इन द प्री परचेज। एंड साथ साथ में हाँ यहाँ इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन में हम क्या क्या चीज देखेंगे, कंपनी का या कॉलेज का एडवर्टीजमेंट देखेंगे, ब्रोचर्स देखेंगे, प्रोस्पेक्टस देखेंगे, वेबसाइट देखेंगे, दूसरे लोगों से कंसल्ट करेंगे, मतलब अपने फैमिली से, फ्रेंड से, और हो सकेगा तो जो सर्विस सप्लायर है, यानी जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में कंसल्टेंट होते हैं, उनसे हम डायरेक्टली पर्सनली बात करेंगे, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू डन इन द ओनली प्री परचेज स्टेज, यानी कोई भी सर्विस लेने से पहले के इस स्टेज में ये सारी चीजें करेंगे। ये अच्छे से देख लो, अवेयरनेस ऑफ नीड, यहाँ पर इसके अंदर भी 3 स्टेप है। अवेयरनेस ऑफ नीड यानी क्या नीड है हमारी वो देखेंगे, इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। और इवैल्यूएशन का तरीका क्या होगा, जो सर्च करेंगे ना इंफॉर्मेशन उसके थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन, एडवर्टीजमेंट, ब्राउचर्स, वेबसाइट्स, फ्रेंड से, फैमिली से, सबसे पूछेंगे, कंसल्ट करेंगे, रिलेटिव से पूछेंगे, उसके बाद अगर हो सकेगा तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे भी एक बार बात करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू डन इन द प्री परचेज स्टेज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके नेक्स्ट। यस मैम। प्री परचेज स्टेज में यहाँ पर हम थोड़ा सा परसीव्ड रिस्क देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हम फर्स्ट टाइम खरीद रहे सामान या लेंदी है तो हम कुछ और भी चीजों को देखेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या क्या तरीके से हम परचेज करने में क्या क्या यूज करेंगे, जो शायद मैंने आप लोग को वहां पर चार्ट में ही बता दिया है। तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, फैमिली, फ्रेंड्स, गारंटीज, वारंटीज देखेंगे। बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन लेने टाइम पे प्लेसमेंट का देखते हो ना, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखते हो, है ना, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखेंगे, वहां पर फीडबैक देखेंगे वेबसाइट पे। उसके बाद बहुत सारी ऐसे एजेंसीज हैं जो आपके रैंक देती है कॉलेजेस को, तो हम वो भी चेक करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेकर बता रही हूँ, कॉलेज का एग्जांपल लेकर के कि अगर कॉलेज में एडमिशन लेना तो कैसे चेक करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। उसके अलावा लोगों से भी पूछेंगे, कॉलेज का रिव्यूज लेंगे, अगर किसी नोन को जानते हो या किसी पास आउट को जानोगे तो उससे भी पूछोगे। समझ में आ रही है बात? सो इन सारे तरीके से वी आर गोइंग टू डू इन द प्री परचेज स्टेज।
उसके बाद यहाँ पर कुछ रिस्क है, देख लो रिस्क क्या क्या है। कस्टमर मतलब पहला है फंक्शनल रिस्क, यानी अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल रिस्क है, यानी कि जो भी सर्विस हम लेने जा रहे हैं कि वो कितना वर्क कैसे करेगा, प्रॉपर है यानी। फाइनेंशियल रिस्क रिलेटेड विद द लॉस ऑफ मनी, जैसे कभी किसी सर्विस पे जिसपे भी पैसे लगाया लॉस हो गया। फिर टाइम वेस्ट वगैरह, मतलब जो टेम्पररी रिस्क है, टाइम वेस्ट होना, बहुत ज्यादा सर्च करने में टाइम लगना, एफर्ट। फिजिकल रिस्क कैन बी देयर, यानी पर्सनल इंजरी, अगर हम किसी रेस्टों में जा रहे हैं तो खराब खाना दे दिया, फिजिकल रिस्क कैन बी देयर रिलेटेड विद अ पर्सनल इंजरी, हेल्थ से रिलेटेड। Psychological risk is something that is related with your personal fears, doubts related, emotions related. So all these are risks are basically situated, basically कब होगा ये consumer buying decision process में, ये सारे risk जो हैं वो associated होते हैं, and the people are basically यही सारे risk को देखते हुए वो सारे प्री परचेज स्टेज में गुजरता है, मतलब बेसिकली पास करता है। क्लियर है ना? तो ये सारे के सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं सर्विस में, तो ये सारे रिस्क को कंसर्न मतलब लेते हुए हम प्री परचेज स्टेज में इवैल्यूएट करते हैं सारी चीजों। तो ये आपके कुछ रिस्क हो गए। एंड सेंसरी रिस्क इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद अनवांटेड इंपैक्ट ऑन द 5 सेंसेस, मतलब 5 सेंसेस, आईज, नोज, ये सब चीजों से रिलेटेड जो रिस्क है। नेक्स्ट वन इज लाइक यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई भी हैं, अगर आप देखना चाहते हो देखो, ये चीज इसमें है लिखा हुआ, ये क्या हो रहा है, लाइक फंक्शनल रिस्क इज समथिंग लाइक विल दिस ट्रेनिंग कोर्स, मतलब अगर हम किसी ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो क्या उससे मुझे जॉब मिलेगा, यानी कि ऐसा वो मुझे ट्रेनिंग देंगे, परफॉर्मेंस ऐसा होगा कंपनी का ट्रेनिंग के लिए कि मुझे जॉब मिलेगा। तो फंक्शनल रिस्क ये हो गया, मतलब एक डर, एक रिस्क, एक मतलब बोल सकते हैं जोखिम वाला काम है बेसिकली। इंश्योरेंस भी लेते हैं तो दिमाग में आता है ना, इससे मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, है ना। फाइनेंशियल रिस्क इज समथिंग लाइक कि अगर मैंने कभी किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि हम सर्विस की बात कर रहे हैं, अगर मैंने कभी इस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो क्या मेरे पैसे इसमें लॉस में तो नहीं चले जाएंगे। वो तो पता ही है आप लोगों को कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमेशा स्पेक्युलेटिव रिस्क पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर रिलेटेड है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा लगाया और पैसे डूब गए, तो यहाँ फाइनेंशियल रिस्क है। यहाँ पर क्योंकि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो फंक्शनल रिस्क है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है उससे मेरा स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। टेम्पोरल रिस्क है कि कहीं मुझे एग्जीबिशन में एंटर होना है, सिनेमा हॉल में एंटर होना है, तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा कि 1 घंटे पहले मैं चला जाऊं तो वहां टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दैट इज टेम्पोरल रिस्क, इज समथिंग टेम्पररी रिस्क, कुछ टाइम वाला रिस्क, ठीक है। फिजिकल रिस्क लाइक अगर मैं रिजॉर्ट में जाऊंगा, स्काइंग करूंगा, या फिर मैं मान लो कि स्काई डाइविंग या कुछ भी ऐसा करूंगा, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे चोट लग जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि मुझे मतलब फिजिकल डैमेज हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि हो सकता है ना, ऐसा रिस्क दिमाग में होता है। बहुत लोग जैसे होता है ना झूले पे चढ़ते हैं तो उसके दिमाग में सबसे पहले फिजिकल रिस्क वाला आता है कि झूले से गिर तो नहीं जाएंगे, राइट, ट्रू और नॉट। सो दैट इज रिलेटेड विद द फिजिकल रिस्क। तो लाइक अलग अलग टाइप के सर्विसेज के लिए अलग अलग टाइप के रिस्क एसोसिएटेड है। ट्रेनिंग के साथ फंक्शनल है, ठीक है, कॉलेज के साथ फंक्शनल रिस्क है, स्टॉक शेयर्स इंश्योरेंस लेते हो फाइनेंशियल रिस्क है, कहीं पर खड़े होकर सिनेमा हॉल जाना है, एंट्री करना है, उस लाइन में खड़े हो, ठीक है, ये सब चीज टेम्पररी रिस्क है। फिजिकल रिस्क जहां पर जो सर्विस है उससे आपको चोट लग सकती है, जैसे आपने स्विमिंग किया तो ऐसा तो नहीं कि डूब जाएंगे, ऐसा दिमाग में आता है ना कि ऐसा तो नहीं कि कहीं डूब जाएंगे पानी में, ट्रू। झूले में चढ़ रहे तो लगता है गिर तो नहीं जाएंगे, this kind of things always comes in our mind. So something physical risk is associated with such as service. अब जैसे कल को अगर हम लोग मान लो कि किसी मतलब ऑब्वियसली कहीं पर स्काई डाइविंग करने गए, ठीक है, तो ये सब चीजों में तो होता है ना कि डर और रहता है। लिफ्ट पे गए, राजगीर सब लोग गए होंगे आई गेस, राजगीर में वो जो लिफ्ट है वो रोप वाला, तो उसमें क्या डर लगता है, सर्विस है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, बट ऑलवेज देयर इज अ रिस्क रिलेटेड विद द फिजिकल रिस्क। ऊपर से गिर गए तो नजर भी नहीं आएंगे, फिर नीचे दिखेंगे ही नहीं, है ना। एंड द साइकोलॉजिकल रिस्क इज समथिंग, हाँ ये पर्सनल रिस्क तो ये हो गया जहां पर चोट वोट लगने का। साइकोलॉजिकल रिस्क इज डर, इमोशंस, बहुत ज्यादा डर लगना। तो कहीं ना कहीं ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड ही है
कि ऐसा तो नहीं ये एरोप्लेन में जा रहे हो क्रैश हो जाएगा, तो दिस काइंड ऑफ थिंग आर कम अंडर द साइकोलॉजिकल रिस्क. एंड सोशल रिस्क इज समथिंग वेयर क्या मतलब जो मतलब मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे अगर हम इस होटल में रुकते हैं, तो मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे. सो समथिंग सोशल रिस्क वेयर वी आर थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी. So all these things comes under the pre-purchase stage, जहां पर हम evaluate करते हैं, information gather करते हैं किसी भी service को लेने के टाइम पे. The behavior will differ according to the type of service we are taking, and the risk will also vary according to the services. So all these risks are there. तो ये लिख सकते हो, functional risk, financial risk, temporal risk. क्लियर हो गई बात? सबको समझ आया? ये जो भी मैंने risk करवाया और pre-purchase stage करवाया, everyone? Pre-purchase stage, the other stage, the post-purchase stage, and the service encounter, we are going to complete it in the next class. And if anyone have any doubt, you have questions now, you can ask me anytime. Clear ho gayi baat? And send me those questions in which you all have doubt. Clear? So see you all in the next class. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Okay.